हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्क जेनेसिस। आप लोग जैसे जानते हैं कि नाटा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आई थिंक 3-4 बजे के बीच में हुआ था। उसके बाद से ही इतने सारे लोगों के मैसेज आए, लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे दुखी थे। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं मुझे, अगर आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से मैं कुछ डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था एकदम डायरेक्टली रैंडमली आना। और आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो मैंने वहाँ पर भी एक पोल कंडक्ट किया और यूट्यूब पर भी किया, तो उसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम जेन्युइन कॉज भी डिस्कस करेंगे, कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो दो ही ऑप्शन हो सकता है कि यस क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये जो एग्ज़ाम इनका रहा है, खासकर कोविड पैंडमिक के ऊपर। और हम जो भी बात करेंगे वो फैक्ट के थ्रू बात करेंगे, ग्राफ के थ्रू बात करेंगे, लास्ट 3 साल का डेटा उसको हम लोगों ने बेस बना कर बात करेंगे। तो अगर आपके 75 भी आए हैं तो डोंट वरी, कॉलेज आपको इजीली मिल जाएगा। कट ऑफ इस बार काफ़ी कम जाने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो खुश रहो, अच्छा है। जो ओवरऑल हम बात करें कि पिछली बार से जो नंबर रहे हैं वो कम रहे हैं, लेकिन चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और किसी वजह से अगर आपका नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो इसमें मैं आपकी गलती कम मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सीईओ इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके बारे में बात हम करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होंगे कि थर्ड अटैम्प्ट होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। तो लेकिन हम कुछ भी बोलने से पहले लेट्स सी द लास्ट 3 ईयर पैटर्न, क्योंकि 3 साल में क्या हुआ है वो सब चीज़ जानकारी होना जरूरी है। रादर देन मैं जस्ट मैं एक वीडियो बना देता हूँ रैंडमली, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम कोई बात करेंगे वी विल वर्क ऑन दी फैक्ट्स। ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग 2019 का एक डेटा उठाते हैं। ये सारा का सारा डेटा उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 2019 में इट वाज 33,000 समथिंग जो कैंडिडेट थे, इन लोगों ने एग्जाम दिया, जो कैंडिडेट वहाँ पहुंचे, जिसके अंदर 27,000 समथिंग लोग क्वालिफाई हुए। मतलब अगर आप देखेंगे कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, इतने बच्चे क्वालिफाई हुए, जो कि आता है 82% नॉर्मल परसेंटेज की। 82% जो लोग थे वो क्वालिफाई हो गए थे 2019 में। ठीक है। और अगर हम उसके बाद बात करें कि लास्ट ईयर की बात करें 2020 में, तो अगर हम उसका फोकस करें तो 23,000 समथिंग कैंडिडेट्स एग्जाम गए थे वहाँ देने के लिए, और 19,000 समथिंग कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो गए थे। तो पिछली बार जो 82% था क्वालिफाई कैंडिडेट्स का, वो इस बार क्या हुआ, उतना ही रहा, लगभग 83%, थोड़ा बढ़ गया, लेकिन चलो ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ओनली 17% स्टूडेंट फेल्ड इन 2020, लास्ट ईयर आपकी बात जो हम कर रहे हैं। इस बार का हम ग्राफ लेके चलते हैं। ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, जिसके अंदर 21,000 बच्चों ने एग्जाम देने के लिए पहुंचे, और जिसके अंदर सिर्फ 11,500 बच्चे क्वालिफाइड हुए। मतलब अगर आप ग्राफ लाकर देखते हैं, सो ओनली 53% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड। मतलब 47% जो बच्चे तो ऐसे थे जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। इन चीज़ों के बारे में आपको एक नॉर्मल फैक्ट के थ्रू देगा। अगर हम लोग चाहें तो एक ग्राफ के थ्रू हम ऐसे भी देख सकते हैं। 3 साल का डेटा लिया है कि 32,000, 22,000 और 21। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ये गैप है ये यहाँ पर काफ़ी सिमिलर था, लाइक 13%। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 47% पहुँच गया है। ठीक है। जैसा भी हमने देखा था कि इट वाज लाइक कि 82% क्वालिफाइड हुए थे, तो इसका मतलब कितना है कि अराउंड 18% समथिंग का डिफरेंस है। यहाँ पर 17% का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना हो गया हमारा 47%, जो कि शायद 3 गुने के आसपास है। इट इज़ मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे की, चलो कुछ ये तो हम डिस्कस हो गया कि धीमे धीमे देखा गया है, तो अगर आपके नंबर कम आए हैं तो उसके अंदर आप किसी को ब्लेम करने से बेटर है थोड़ा सा आप ये ब्लेम करेंगे सीईओ को भी। उसके बारे में देखेंगे ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप डायरेक्टली ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इश्यूज़ क्या हैं, जो मुझे लगते हैं, आप लोगों से काफ़ी कांटेक्ट में रहता हूँ मैं, और करीब 400-500 बच्चों को मैं डायरेक्टली जानता हूँ जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इवन यूट्यूब के अंदर तो हम ज़्यादा ही लोगों से बात करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे से पर्सनल की बात हुई है। और इंस्टाग्राम पर भी उनका जो एक सर्वे कराया है, ऑल दो अभी से 2 या 3 घंटे का है, लेकिन इतने लोगों के मैसेज आ रहे थे तो मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं। नहीं तो फिर तुम लोग मुझे अभी कम से कम 100-150 मैसेज आए हुए हैं मेरे अभी इनबॉक्स में। एक काम करते हैं। अगर जो कुछ इश्यूज हैं, पहले नंबर बात तो मुझे ये लगती है कि एवरी ईयर टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स परसुइंग आर्किटेक्चर इज डिक्रीजिंग। मतलब क्या है, अगर आप एक नोटिस करेंगे 32,000 बच्चे 2019 में अप्लाई कर रहे थे नाटा के लिए, फिर क्या हुआ, घटकर हो गया 10,000, सीधा डाउन हुआ लास्ट ईयर 2020 में। और इस बार देखा गया तो ये भी हमें नंबर देखने को मिला। और चलो ये तो क्वालिफाइड की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज लाइक कि कौन से बच्चे एग्जाम देने पहुंचे।
अगर हम यहाँ की बात करें कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, तो 2019 में 27,000 स्टूडेंट्स गॉट क्वालिफाइड, और ये कम होता हुआ लास्ट ईयर 19,000 रह गया, और इस बार तो सिर्फ 11,000। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये ग्राफ सीधा बन रहा है, तो हो सकता है कि 2022 वाले बच्चों को शायद 7-8 हज़ार ही रह जाए। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आप देख रहे हैं तो क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी एक इशू आ रहा है। तो इवन आप यहाँ देखेंगे जो गैप है ना ये काफ़ी कम है, और यहाँ पर होता हुआ तो 47% हो गया, आधे के आसपास ही हो गया है। तो आप एक समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर मेरे खाना वगैरह बनाया जा रहा है, सो यू विल फाइंड सम बैकग्राउंड नॉइसेस, लेकिन मैनेज कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिर एक इशू ये आता है कि नाटा जो है टेस्ट वो कंपलसरी है या नहीं है। तो अगर हम लोग ये बात करें, जो इनका नोटिफिकेशन है, ये हबीब खान जी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सीओए, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एज पर द रेगुलेशन ऑफ 2020 ऑल कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई एन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टिंग बाय द काउंसिल, जो नाटा कंडक्ट कराएगा फॉर द बीआर courses. Therefore, all candidates who have passed in any other aptitude test in architecture conducted by the other authority shall also be required to qualify NATA. तो ये बोल रहे हैं कि आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, लेकिन आपको नाटा में क्वालिफाई होना जरूरी है in order to be eligible for admission to BR कॉलेज डिग्री और ये सब चीज़ें। इवन उनका दूसरा भी एक आया था, ये आजकल का ही है, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एज पर द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर काउंसिल रेगुलेशन 2020, council need to qualify an aptitude test in architecture conducted by the council of admission for BR. Therefore, aspirant for BR courses need to register themselves at the portal. यहाँ पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि irrespective of your place of study, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप लेना चाहते हैं, कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सेंट्रली फंडेड है, स्टेट फंडेड है, या प्राइवेट है, या कोई भी चीज़ है, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन BR कोर्स का डिग्री प्रोवाइड करा रही है, ऑफ कोर्स ऑफर कर रही है, तो आपको उसमें क्वालिफाई करने के लिए, जाने के लिए यू नीड टू क्वालिफाई नाटा। अभी तक ये है, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, नाटा तो बोल रहा है, लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से या फिर जेई की तरफ से अगर हम बात करें, कुछ भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बोल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी पब्लिक गैजेट में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं इसको भी सोचने वाली बात है। फिर एक चीज़ आती है कि थर्ड जो टेस्ट है, वो ये डेट भी आ चुकी है कि जो तीसरा जो टेस्ट होने वाला है नाटा का, वो 3 सितंबर को होने वाला है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं डिस्क्रिमिनेटरी है। यहाँ पर एक चीज़ बात करते हैं कि इनके हिसाब से क्या है। As per NATA 2020 browser, the candidate who have been appeared in either of the 2 tests NATA may register themselves for the third NATA test. अगर आपने जो 2 टेस्ट में से अपने आप को रजिस्टर किया है और एक मत देने के लिए नहीं गए हो, तो आप चाहो तो तीसरे टेस्ट के लिए कर सकते हो। लेकिन यह साफ साफ लिखा है, however candidates who have appeared for both NATA test shall not be eligible. अगर आपने नाटा का टेस्ट 1 और नाटा का टेस्ट 2 दे दिया है, इन शॉर्ट अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप सच में आर्किटेक्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर को एज ए कैरियर चूज करना चाहते हैं, और आप इतने सीरियस थे कि कोविड सिचुएशन होने के बाद भी आपने दोनों एग्जाम दिए, जहां पर आपको फाइनेंशियल कंडीशन फेस करनी पड़ी, जहां पर आपको शायद ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत फेस करनी पड़ी, और मेंटल ट्रॉमा या फिर स्ट्रेस निगेटिविटी के बाद भी आप इतने सीरियस कैंडिडेट थे कि एग्जाम देने के लिए गए, लेकिन सीईओ को इसकी कोई भी ज़्यादा कोई रेस्पेक्ट नहीं है। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो बच्चों को जो लोगों ने नहीं दिया उनको देंगे, जो शायद सीरियस नहीं थे या फिर किसी वजह से नहीं जा पाए। तो मेरे हिसाब से इट इज टोटली डिस्क्रिमिनेटरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ये बोल रहे हैं कि एग्जाम देने के बाद वो बोल रहे हैं कि नाउ यू आर हैविंग द चॉइस, या यू आर हैविंग द ऑप्शन, कि आप तीसरा भी एग्जाम दे सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ ऑप्शन का फायदा क्या हो इफ यू आर नॉट हैविंग द चॉइस। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है, उसका फायदा क्या है। इट इज लाइक कि आपने ओएमआर शीट के अंदर गोला लगा दिया, फिर आप बोल रहे हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं, कि नहीं ये भी हो सकता है। व्हाट इज द यूज ऑफ इट, राइट। अगर एक ऑप्शन आपको देना था तो ये नाटा के सेकंड अटेम्प्ट से पहले देना चाहिए था। उसका नुकसान काफी है। एक तो ये है कि बच्चे तैयार नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक धोखा हुआ है, डिच टाइप का, कि सीओए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि इस बात की गारंटी क्या है कि जो बच्चे 1 महीने के बाद, जो 3 अगस्त को सितंबर को एग्जाम है, 15 दिन 20 दिन का जो टाइम मिला है, उसके अंदर बच्चे अच्छा कर पाएंगे या अच्छा नहीं करेंगे, या उनका जो लेवल ऑफ एग्जाम रहेगा सेम रहेगा, या एटलीस्ट उनके पास 2 एग्जाम 2 पेपर हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा, टाइम ज़्यादा मिल गया है, ठीक है। तो उसका भी कौन उसकी स्केलिंग करेगा, या उनको इक्वलाइजर मार्क्स कैसे होंगे, ठीक है। और आप 2 एग्जाम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज का डिफरेंस आएगा ही आएगा। यू कैन नॉट कम अप द आइडिया कि दोनों की डिफिकल्टी लेवल सेम है, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है और इसको सीए को सोचना चाहिए। अभी आप, मुझे पता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैक्सिमम नंबर कितने रहे हैं, कितने बच्चों कैसे रहे हैं, एक एवरेज नंबर लेना चाहते हैं। मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करता हूं कि रैंडमली मैं आपके साथ ऑनलाइन आ गया, आपको डिस्कस करा। तो मैंने विद इन लाइक लास्ट 2 आवर्स तो मैंने एक पोल कंडक्ट कराया, जिसके अंदर 1281 बच्चों ने लोगों ने देखा होगा, और 1281 जो है आपके सामने है, मैंने एसएस डाल दिया है।
और 780 समथिंग स्टूडेंट्स ने वोट किया है, जो भी आपको देखने का लग गया होगा कि जितने 215 बच्चे ऐसे हैं तो 780 में से जो बोल रहे हैं कि सर क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 70 से 90 वाले कितने 302। तो अगर आप एक नोटिस करेंगे कितना ज़्यादा है, 300 और 200 500, 800 में से अराउंड 500 का मतलब कितना हो गया, 800 को 450% और 500 अराउंड 60-70% स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गेटिंग लेस देन 90 मार्क्स, आइदर दे आर फेल्ड और दे आर गेटिंग लेस देन 90 मार्क्स। तो अगर आपके 90 के आसपास नंबर आए हैं तो आप समझ सकते हो कि यू आर अबव एवरेज। 90 to 100 के बारे में बात करें या 90 से 110 के बारे में, तो वहाँ पर भी 200 बच्चे हमें ऐसे मिल जाते हैं लगभग जो ये बोल रहे हैं। ऑल्दो सबके वोटिंग की उसको हम लोग ऑथेंटिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक रफली आइडिया आई कंसिडर कि जितने बच्चे हैं वो रेस्पॉन्सिव है, वो समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आप ही लोगों के लिए है, इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने बोला है कि उनके 110 से भी ऊपर नंबर आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, और मैंने एक कम्युनिटी पोल पर भी ये करा था यूट्यूब पर भी, जिसके अंदर 500 वोट आप लोगों ने दिए हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं रफली हमें सेम ही चीज़ देखने को मिलती है। 30% स्टूडेंट आर सेइंग कि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। 40% 43% कितना हो गया, 30 और 43 मतलब अराउंड ये 30 हो गया ना, तो 73% स्टूडेंट्स आर सेइंग, ये तो हो गया ना 30 और हाँ इतना डिफिकल्ट हो गया, तो 73 मतलब आप देख रहे हैं कि 75% स्टूडेंट आर सेइंग कि दे आर गेटिंग लेस देन 90 मार्क्स। और अगर आप 90 to 110 काउंट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज रफली 93% स्टूडेंट्स आर सेइंग कि दे आर गेटिंग लेस देन 110 मार्क्स, जो एक रफ एस्टिमेट हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फिर भी लेकिन आपके माइंड में होगा सर मैक्सिमम स्कोर कितना गया है, तो हम एक रफ बात करें, मैंने क्वेश्चन भी अलग से स्टोरी में पूछा था, तो 115 यशिका हैं, उन्होंने बताया कि मेरे 115 नंबर आए हैं, 149 गौतम है, 143 श्रीकिरण है, 126 जो है नैना है, इनका नाम है, मैंने पूरा नाम नहीं डाला है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाले बिकॉज ड्यू टू सम प्राइवेसी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी के पास कुछ कॉलेज वालों का फ़ोन आए कि आपको कि हमें ये नंबर आर के जेनेसिस ने दिया है, तो मुझे भी सारा का सारा क्लियर करना पड़ा। ऑल्दो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि इतना बड़ा स्केल पर नहीं था, तो मैं आपकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करता हूँ, और डोंट वरी यहाँ पर डेटा कोई भी हम लीक में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अगर मुझे करना होता है, कुछ पैसे कमाने होते हैं, मैं सबके सामने पब्लिकली बोलता हूँ कि इतने पेमेंट का इतने रुपीज़ का कोर्स है इसके लिए, तो मैं आपको डेटा या प्राइवेसी की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 126 हैं, फिर 121 गोकुल हैं, तो आप एक तरह से आपको आइडिया लग गया होगा कि ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर आ रहा है, जो भी टॉपर्स हैं वो इतने कुछ खास नहीं है। हाँ, 2-3 बच्चे हैं जिनको सच में उनका बाकी बहुत अच्छा रहा है, और मैं उनको ज़्यादा ही एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ अगर वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिखा है और मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो सही ही बोल रहे होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर ये रहा है। फिर चलो वापस आते हैं अपने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वाले टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इज चार्ज विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल थ्रू आउट इंडिया। तो यहाँ पर इनका काम क्या है कि आर्किटेक्चर एजुकेशन को प्रमोट करना है और उसको रेगुलेट करना है ना। रेगुलेशन का मतलब अलग होता है कि उसको कि सही से उसको प्रमोट करा जाए, कि कुछ कमी है तो उसको दूर करा जाए। तो जो अब हम बात करते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं आप लोगों से जुड़ा होता हूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत भी हूँ या आप इस बात के एग्री करते हैं नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो पैटर्न है एग्जाम का, जैसा एनटीए का है, वो साफ बताती है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरह का है, तो ऐसा ही सीओए को भी करना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन हर बार चेंज कर देते हैं, कभी ड्राइंग नहीं होती है, कभी मल्टीपल सेट क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी इस बार तो 125 क्वेश्चन दे दिए कि ऐसा आएगा, और पेपर भी ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। कि सैम्पल पेपर्स एंड रिसोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड ओवर देयर, कि अगर कि क्वेश्चन किस तरह का आने वाला है, बच्चों को पहला अटैम्प्ट तो पता ही नहीं होता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले अटैम्प्ट को हम लोग, मैं मना ही करूंगा इन फ्यूचर बच्चों को मत दो, अगर ऐसा बार बार होता रहेगा कि थर्ड अटैम्प्ट देना है बचा कर रखना है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर बच्चों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, एम शुड बी, जो एम होना चाहिए सीओ का, ये होना चाहिए प्रमोट दी आर्किटेक्चर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, उनका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये करने वाले हैं, बच्चों को कंफ्यूज करना है, परेशान करना है। ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मेक स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर द आर्किटेक्चर। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये फेल करने का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मली होना चाहिए कि जिन बच्चों को आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन, अरे आप आर्किटेक्ट थोड़ा ना बने हो, अभी आप एक एग्जाम देना चाह रहे हो सकता है अगले 5 साल में। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, लिटरली देखो, मैं कोर्स चलाता हूँ, मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, तो मुझे पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे एडवांस मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना बुरा लगता है कभी कभी कि बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन जो पेड कोर्स लिया वो अलग चीज़ है, यूट्यूब के हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि 2 बच्चों ने एग्जाम दिया, एक बच्चे ने दोनों एग्जाम दिए एंड दे डिस्क्वालीफाइड। वो बच्चा इस साल अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो आर्किटेक्ट नहीं बन सकता है। अगले साल की गारंटी नहीं है कि पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरे साल तैयारी नहीं कर सकते हो आप, आपको सिर्फ लास्ट 2 महीने पता चलेगा कि ऐसा होने वाला है और फिर सबको चेंज करते रहो। उसके बाद ही पेपर का नहीं पता होगा, बता देंगे कैसा होने वाला है, पेपर गारंटी नहीं है।
तो इतना कुछ होने के बाद बच्चे का तो पूरा कैरियर खराब हो गया ना, उनका एटलीस्ट 1 साल का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनका जो टारगेट होना चाहिए टू मेक द स्टूडेंट क्वालिफाई। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा आज दोनों नाटा के अटेम्प्ट में फेल हुआ है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो हो सकता है कि अगले 5 साल के बाद एक अच्छे कॉलेज में जाता, अच्छी फैकल्टी मिलती, अच्छा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता, तो शायद वो एक बहुत ही अच्छा क्वालिफाइड आर्किटेक्ट बन पाते और शायद इंडिया की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाते। अगर अगर ऐसा मौका ही नहीं दोगे तो बच्चों को क्या होगा। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई प्रॉपर ग्राउंड ना हो। आपने एक एग्जाम कंडक्ट कराया, 50% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और वो ऐसे बच्चे हैं जो आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हैं। आप कैसा बोल रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप ये वाले क्वेश्चंस आते हैं रैंडमली, किसी को भी नहीं पता होंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये फतेहपुर सीकरी का प्लान या कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में, चलो हम लोग इस फील्ड से हैं तो थोड़ा जानकारी होगी। रैंडमली एक काम करो, आप उन क्वेश्चन को पूछो, रैंडमली 5-6 लोगों से बात करो जो आर्किटेक्ट है, उनसे पूछो कि सही करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। फिर बात करते हैं कि पार्शियल मार्किंग है, पिछले अटेम्प्ट में पार्शियल मार्किंग थी, इस बार मना कर दिया। अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, कभी बोलते हैं कि 70 मार्क्स नहीं है, हम तो 75 की जगह 70 मार्क्स कर रहे हैं। अरे ये सब चीज़ें एग्जाम से पहले बतानी होती हैं जिससे बच्चों के पास मेंटली प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास सारा डेटा आ गया उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए, ये तरीका गलत है। सो देयर शुड बी थर्ड अटेम्प्ट फॉर ऑल। तो जो मेरी मानना है वो ये है कि जो तीसरा अटेम्प्ट होना चाहिए वो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। इवन मेरा तो ये मानना है कि जो नाटा है वो कोई भी मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसका टारगेट होना ही नहीं चाहिए कि हम 2,000 रुपये का फॉर्म भरवाएंगे। उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए उन लोगों को भी कि अपना जो इंडिया है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो शायद 3,000-4,000 रुपये में काम करते हैं, जिनके घर में शायद 10,000 रुपये मुश्किल से आते हैं या उससे भी कम आते हैं। वो लोग 2,000 के दो फॉर्म कैसे भरेंगे? उसके बाद अगर उनको आंसर की चाहिए होगी तो 3,000 रुपये 2,000 रुपये उनके भी देने पड़ेंगे। तो ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि उनका काम क्या है, उनको क्या है, एक नाटक क्या चीज़ है। अगर हम लोग वेबसाइट पर जाकर देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टेचुरी बॉडी है, मतलब एक क्या है, एक सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, आर्टेक्ट एक्ट ऑफ 1972, उसके थ्रू तो फंडिंग वाला वहां से आती है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अभी 300 रुपये चाहिए आंसर की के लिए, 3,000 रुपीज, आई थिंक ये 2,000 था, 3,000 था, आई फॉरगेट टू रिमेंबर दिस थिंग, बट आप समझ सकते हैं आंसर की का मतलब क्या है। अगर आपने नंबर कौन से करें, अगर आपको लगता है नंबर गलत आए हैं तो उसको भी चेक करने के लिए यू हैव टू पे 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा। क्यों? अब तीसरा अटेम्प्ट होगा, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 10,000 बच्चे भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं और 2,000 से मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा आपको कितने रुपीस बनते हैं। तो ये मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसका उनको पेमेंट अलग से मिलती है, उनकी पूरी सैलरी आती है, उसका मतलब ये नहीं है। तो उनका जो टारगेट होना चाहिए कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए इंडिया के अंदर। और आई थिंक बहुत ही सही तरीके से वो डील कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड में 2 साल पहले 32,000 बच्चे एग्जाम के लिए देते थे, जो कम हो गए 21,000 हो गए हैं। चलो तो एग्जाम की बात नहीं, क्वालिफाई की बात कर लेते हैं। अगर इनके हिसाब से चले तो 11,583 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो चलो मान लो नाटा अटेम्प्ट के अंदर कुछ बच्चे और आगे होंगे जो कॉमन नहीं होंगे, तो लेट से 14,000 स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 14,000 में से सारे बच्चे तो जाएंगे अभी नहीं, 10,000 बच्चे ही आर्किटेक्ट बनेंगे। और अगर थोड़ा सा स्टडी की जाए तो 60,000 आर्किटेक्ट की जरूरत है हमारे इंडिया में। पिछले 5 साल पुराने की फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो मुझे फैक्ट मिला नहीं जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो कहाँ तक पूरा करेंगे? और 5 साल पहले का फैक्ट है 60,000 आर्किटेक्ट की जरूरत है, और इन फ्यूचर अब तो शायद हो गया होगा 2 लाख के आसपास, और 10,000 के हिसाब चलेंगे तो ये गैप बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये भी सोचने वाली बात है। आप किसी को ये जज नहीं कर सकते हो कि 5 साल के बाद ये आर्किटेक्ट या इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर अच्छा नहीं बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो उनका टारगेट एटलीस्ट क्वालिफाई तो करने दो उनको। तो ये चीज़ आती है। खैर चलो, बहुत मुझे एक्चुअली आज इतना बुरा लग रहा था कि कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा कि सर आई क्वालिफाइड, और अप्रिशिएट भी कर रहे थे। ऑल्दो किसी बच्चे ने मुझे ऐसा बोला नहीं है कि हमारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि बच्चों ने 1 साल ड्रॉप किया। उन्होंने 1 साल ड्रॉप करने के बाद वो फिर 2 बार एग्जाम दे रहे हैं, दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। 1 साल वाला खराब हुआ, उन पर ट्रस्ट करा कि सीओए के ऊपर कि दूसरा एग्जाम दूसरे साल हम अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं होता है। लास्ट ईयर बच्चे का 135 समथिंग नंबर आए हैं। एक मेरे स्टूडेंट है 126 समथिंग नंबर है उसके 2020 में, इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए दोनों अटेम्प्ट में। अब इसका मतलब क्या है कि ये तो पहला तरीका गलत था या आज का तरीका गलत है? अब बता दो उस चीज में। जो बच्चा पहली बार क्वालिफाई उस टाइम पर क्वालिफाई कर पाया था, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता, लेकिन उसने सोचा कि नहीं मुझे और अच्छा कॉलेज चाहिए, मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। लेकिन इस बार वो आर्किटेक्ट अच्छे कॉलेज की बात तो छोड़ो, उसको एक नॉर्मल कॉलेज भी नहीं मिलेगा अगर इनके हिसाब से चलें तो मेरे हिसाब से कि थर्ड अटेम्प्ट होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए। और उसको एक तरीके से, क्योंकि टारगेट ये नहीं होना चाहिए डिस्क्वालीफाई करना, उनको टारगेट होना चाहिए क्वालिफाई तो करने दो कम से कम उसको। ठीक है, तो खैर आप लोगों के लिए भी मुझे सच में इतना वो लगता है, बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे किसी वजह से दोनों एग्जाम फेल हो गए हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये सब चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं सोसाइटी क्या होगी, पेरेंट्स को समझाना मुश्किल पड़ जाता है। उनको तो सिर्फ ऐसे लगेगा नहीं क्या है। लेकिन मैं सच में, अगर ये वीडियो अगर आप एज ए गार्जियन एज ए पेरेंट देख रहे हैं, मैं ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पिछले 4-5 घंटे की मेहनत है, और मैंने सारा फैक्ट के थ्रू बताया। मैं ऐसा कोई बात नहीं करी है इसमें जहाँ पर अपनी मर्जी से बात कर रहा हूँ। वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज़ बेस्ड ऑन दी फैक्ट। तो आप भी समझो कि इसके अंदर आपके बच्चे की, आपके वार्ड की इतनी गलती नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सीईओ भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, बच्चों की इतना ज़्यादा नहीं है। और किसी वजह से आपका नहीं हुआ है सो डोंट वरी, शायद वो थर्ड अटैम्प्ट होगा और उसके भी लिए सभी को लोगों को अलाउड कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा मुझे लगता है। और फिर भी आपको 2000 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, उसका तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि वो पैसे छोड़ेंगे। लेकिन अगर वो थोड़े भी रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों के कैरियर के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से उनको समझना चाहिए कोविड सिचुएशन है, पैसे सच में लोगों के पास नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो शायद कम कर दो। या फिर बच्चों को ज़रूरत ही क्या है, एग्ज़ाम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही है ना, इतने पैसे तो आ जाते हैं। तो थर्ड अटैम्प्ट को भी अलाउड कर देना चाहिए सही बच्चों के लिए। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तो फोकस ऑन जेई, तो आप जेई पे फोकस करो, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमारे पेड कोर्सेज़ हैं, बहुत सस्ते कोर्सेज़ हैं, जाके आप जेनेसिस ऐप पे जाके क्लिक करके कर सकते हो। वहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की हुई है। जेई को फोकस करना ज़्यादा आसान है क्योंकि एक प्री डिफाइंड पैटर्न है, हमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको टारगेट आप कर सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन है कि जेई से पास आउट हो गए, अगर क्वालिफाई कर लिया तो फिर नाटा क्वालिफाई करना जरूरी है। देखो, ये अभी भी एम्बिग्यूटी है। मैंने उनकी वेबसाइट्स पे जाकर देखा तो सीईओ वाले तो बोल रहे हैं ऐसा है, और लास्ट ईयर भी ये ऐसा कोई न्यूज़ आई थी, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे फोकस मत करो, फोकस ऑन द जेई, उसको एग्जाम अच्छा दो। क्या पता कि इस साल पोस्टपोन्ड हो, ये सब चीज़ें क्लियरिफिकेशन हो रहा जाए, तो उसमें बाद में आपको ऐसा ना हो कि हमने चांस मिस कर दिया है इन चक्करों में। ठीक है। फिर अगर आप बात करना चाहते हैं कि वी वांट टू डू समथिंग, सो यू हैव टू टेक ए स्टैंड। क्योंकि इसके अंदर देखो, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरे पीछे रीजन है। देखो, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरा राइट है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर मैं आपसे बात करूँ आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला जाता है। मैं चाहूँ तो कुछ भी बोल सकता हूँ, अगर वो एक लिमिट तक सही है। मतलब एक बड़ा सा प्यारा सा एक आता है आर्टिकल सब क्लोज 2, आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 में ये लिखा होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब मैं सीईओ को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, उनकी गलतियों को बता सकता हूँ, लेकिन इट हैज़ टू बी इन अ लिमिट। मैं एक लिमिट है उसको ब्रीच नहीं कर सकता हूँ। तो आई थिंक मैंने वो चीज़ करी है, मैंने एक जेन्युइन कॉज सब लोगों के सामने रखा है। तो मैं सीईओ को एज अ रेस्पेक्ट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और जो मेरा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है उनको बताना, तो वो है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपने एक ब्राउज़र पढ़ा होगा उसमें साफ साफ लिखा है, देखो ऐसा कोई नहीं बताया कोई भी कोचिंग सेंटर, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ साफ साफ लिखा है ब्राउज़र के अंदर कि अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट दैट असेस अ कैंडिडेट इनेट एबिलिटी थ्रू अ वैरायटी ऑफ द टेस्टिंग फॉर्मेट्स एंड कैन नॉट बी टॉट। तो उनके हिसाब से ये चीज़ है कि जो नाटा का एग्जाम है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो ना सिखाया जा सकता है, ना सीखा जा सकता है, और ना ही किसी में इंड्यूस किया जा सकता है। तो साफ साफ बोल रहे हैं, देयरफॉर अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस विल नॉट सब्सटेंशियली इंप्रूव द एप्टीट्यूड ऑफ ए कैंडिडेट। तो अगर आप कोचिंग सेंटर लगाते हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो शायद इतना फायदा आपको ना मिले। ये सीईओ ने साफ साफ बोला हुआ है। ठीक है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आ जाएगा, उनको एक ब्लेम मिल जाता है कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये तो आर्क जेनेसिस है या XYZ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं। देखो, कोचिंग सेंटर कुछ गलत नहीं करते हैं, मैं आपको सही बताऊं। हाँ, कहीं ना कहीं वो बच्चों को ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर क्वालिटी नहीं देते हैं, वो अलग पॉइंट है, उसके अलग तरीके हैं, उनके अलग तरीके हैं डील करने के लिए। अगर IPC के थ्रू जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे चैनल को देखता हूँ, मैथमेटिक्स के, शायद आर्किटेक्चर के ऊपर भी हैं, अपना टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और वो कहीं ना कहीं कंटेंट तो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब सोच के देखो, आर्क जेनेसिस की वीडियोस पे मैं हमेशा टारगेट करता हूँ कि आपको समझाया जाए, तो मेरा भी टाइम लगता है। बच्चों को मेरा टारगेट यही होता है, मुझे यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं होती है। अगर वो यूट्यूब में थोड़े भी एक्टिव हों तो आप समझ गए होंगे कि बच्चे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों में कितना व्यूज़ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो मुझे नहीं लगता 12वीं क्लास के बच्चों को ये सब पता होगा कि गोथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, या फिर प्लान क्या होती हैं, अक्षरधाम मंदिर के बारे में पूछ लेते हैं कभी। तो ये सब चीज़ें, तो आई कंसिडर कि अगर मैं इसको आगे करूँगा तो कहीं ना कहीं उनको यही लगेगा कि ये इट इज़ नॉट द स्टूडेंट्स विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम, इट इज़ द कोचिंग सेंटर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। मुझे कहीं से कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझसे बात करोगे, मुझे बस बुरा इस बात पर लगता है कि जो बच्चे आर्किटेक्ट, एज एन आर्किटेक्ट, तो मुझे एक थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लिए। मुझे ये भी लगता है कि बच्चे आने चाहिए इस फील्ड के अंदर,
और ये ज़रूरत भी है, इंडिया में इसका एक्सपोजर थोड़ा कम है। लेकिन जब ये सब चीज़ देखता हूँ, बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद जब आते हैं, रिजल्ट देखने के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे रोते हैं। मुझसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं आज दोपहर से कि पेरेंट्स को कैसा बताएं, तो मुझे उनके लिए डर लगता है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। और आपका क्या इसमें रेस्पॉन्स है, आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ इसको बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी लोगों के पास शेयर कीजिए, एटलीस्ट कम से कम बच्चों को थोड़ा तसल्ली हो सके, ठीक है। और इसमें कुछ अगर हम रेस्पॉन्स के बारे में बात करें, देखो एक आपसे, एक तो हमारी जो कम्युनिटी है ना आर्किटेक्ट की, वो बहुत ही छोटी है। आपने देखा ही होगा कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो सब लोग कनेक्टेड भी नहीं है एक एक प्लेटफॉर्म पर। तो थोड़ा दिक्कत यही रहती है कि सुबह के ऊपर कोई हम कुछ भी करते हैं ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप उनको मेल लिखेंगे, शायद उनको व्हाट्सअप करेंगे, शायद थोड़ा बहुत उनको समझेंगे कि उनको बताओ जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है और जो भी रहती है, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम आपको पूरा राइट बनता है, तो ये बताना भी ज़रूरी है। ये करते हैं और बाकी इसको हम लोग दोबारा देखेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आज एक्चुअली मुझे और भी रिसर्च करनी थी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन आप लोगों की क्वेरीज मैसेजेस, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को यहाँ पर ही बना के जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी इन फ्यूचर अगर मैं बाकी लोगों से बात करूँ क्या किया जा सकता है, अभी के लिए आप चाहो तो मेल कर सकते हो और व्हाट्सएप करो, उनको बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा मार्केट कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे काम करेंगे। 50% बच्चे फेल हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो ये तो पता नहीं, मुझे लगता है शायद इनका ये प्रोग्राम है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ बनाना चाहते हैं, तो मे बी इट कैन बी द रीज़न। बट खैर, तो अभी हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, तो डोंट टेक मच स्ट्रेस, अभी वेट करते हैं थर्ड जो नाटक अटैम्प्ट होने वाला है। जेई के लिए तैयारी करो यार, बहुत कुछ है अभी करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर अपने आप को ब्लेम ज़्यादा मत करो, ठीक है। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।